नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, सब्सिडी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो सब्सिडी का सिंपल मतलब क्या है। देखो, सब्सिडी जो वर्ड है वो निकल के आता है लैटिन वर्ड सब्सिडियम से। लिटरल मतलब है सब्सिडी का कमिंग टू असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड, मतलब एक ऐसी मदद, एक ऐसी असिस्टेंस जो पीछे से आती है। देखो, सब्सिडी को टैक्स का एंटोनियम कहा जाता है। टैक्स का क्या मतलब होता है? वो लोग जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है उनको कुछ पैसा देना पड़ता है सरकार को, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके देश के डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए। और सब्सिडी टैक्स का ठीक उलट है। जिन लोगों की इनकम कम है उन लोगों की इनकम को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो एक प्रकार से सब्सिडी जो है वो टैक्स का उल्टा है। और एग्रीकल्चर सब्सिडी की हम बात करें, एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडी का देखो मतलब ये है, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट है। किसको? फार्मर्स को और एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेसेस को, ताकि फार्मर्स की और वो लोग जो एग्रीकल्चर बिजनेसेस को चलाते हैं उनकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके। लेकिन देखो, ये एकमात्र लक्ष्य नहीं होता एग्रीकल्चर सब्सिडी का। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करना और वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस चलाते हैं उनकी इनकम को सपोर्ट करना। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की सप्लाई को मैनेज करना, दूसरा कमोडिटीज़ की कॉस्ट को मैनेज करना। ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी के। अगर देखो, किसी फसल को उगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है ना कि वो कमोडिटी मार्केट में सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। समझ गए आप? यानी एग्रीकल्चर सब्सिडी देने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करना, कमोडिटीज़ की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना, कमोडिटीज़ की कॉस्ट को मार्केट में इन्फ्लुएंस करना। ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के। हमारे देश में देखो, काफ़ी तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की हम बात करें तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के। एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़, आउटपुट सब्सिडीज़ और फूड सब्सिडीज़। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़ की। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे क्लियरली बताया गया है, यानी कोई भी स्कोप नहीं है कंफ्यूजन का। तो ये मतलब है एक्सप्लिसिट का। अब आप समझिए एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज का मतलब। देखो, एक अच्छी क्वालिटी का बीज मार्केट में उपलब्ध है, एक पैकेट 1000 रुपए। लेकिन गरीब और जो मंझले किसान हैं, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ये हाई क्वालिटी का बीज अफोर्ड नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, आप 500 रुपये दीजिए, 500 रुपये हम आपको देंगे, आप एक पैकेट हाई क्वालिटी का बीज खरीदिए किसी पर्टिकुलर फसल का, फॉर एग्जांपल वीट का। तो गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही है कि हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं एक पैकेट वीट के हाई क्वालिटी के सीड्स पर। डायरेक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर दी जा रही है। यह है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज। ये देखो, सिर्फ सीड्स के ऊपर नहीं हो सकती, किसी दूसरी चीज के ऊपर भी हो सकती है, फर्टिलाइजर के ऊपर, या फिर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल साइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब मकसद साफ साफ है, किसानों को सपोर्ट किया जाए ताकि वो भी नई टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट का लुत्फ उठा पाएं और अपनी फसल की पैदावार को इंक्रीज कर पाएं। तो ये हमने बात की एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज के बारे में। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब देखो ये है, कोई चीज समझ तो आ रही है लेकिन डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, कंफ्यूजन का स्कोप है।
तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बीच में। एक्सप्लिसिट का मतलब हमने डिस्कस किया फुली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे पूरी तरह से क्लियर किया गया हो और कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही ना हो। और इम्प्लिसिट का मतलब दूसरी तरफ ये होता है समझ तो आ रही है चीज लेकिन डायरेक्टली जिसे एक्सप्रेस ना किया गया हो। अब हम मतलब जानते हैं इम्प्लिसिट सब्सिडीज का। यहां पर देखिए इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, उस कमोडिटी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब देखो कमोडिटी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली वो चीज़ बहुत ज़्यादा, यानी अपने खुद के गोदाम भर लिए और वो चीज़ गवर्नमेंट ने अपने गोदामों में भर ली और इससे मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, उस चीज़ के जो रेट है मार्केट में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई कीजिए, जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट डायरेक्ट तौर पे किसान को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि स्पेसिफिक कमोडिटी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो। तो ऐसा करके गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किसान की हेल्प कर रही है ताकि उसको उसकी फसल के उचित दाम मिले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट सब्सिडीज की। आउटपुट सब्सिडीज देखो सिंपल है, थोड़ा बहुत ये इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज से मिलता जुलता है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो किसान ने अपनी फसल को प्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वीट का रेट मार्केट में है 1 क्विंटल 1,000 रुपए के आसपास। अब यूएसए वाले हमारे इंडिया में वीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और यूएसए में प्रोड्यूस हुआ वीट बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों की सहायता से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव खेती हुई है, तो वीट काफ़ी सस्ता प्रोड्यूस हुआ है। अगर यूएसए का वीट जिसकी कीमत हम मान लेते हैं 1 क्विंटल 500 रुपए के आसपास, अगर यूएसए का ये वीट इंडिया में ट्रेड होने के लिए आता है, यानी यूएसए अपने वीट को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है जिसका दाम है 1 क्विंटल 500 रुपए, मान लीजिए थोड़ा बहुत टैरिफ भी लगा दिया, हो गया 600 रुपए या फिर 700 भी हो गया। लेकिन हमारे किसान ने जो प्रोड्यूस किया है वो तो 1,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है ना। तो आप बताइए यूएसए का वीट अगर इंडिया में आ गया तो इंडिया के किसान का वीट कौन खरीदेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करती है, यूएसए के वीट पर रोक लगा देती है। भाई यूएसए का वीट नहीं आएगा इंडिया में और हमारे किसान का वीट महंगा ही बिकता रहेगा। तो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। अब देखो यूएसए के वीट पर रोक तो आपको पता है काफी तरह से लगाई जा सकती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। टैरिफ बैरियर या फिर नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स इतना ज्यादा लगा दो 50% 100% कि वो कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे दूसरे काफी सारे टूल्स हैं, फाइटोसैनिटरी मेजर्स या फिर कोटा प्रोवाइड करना कि इतना ही यूएसए का वीट आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये दोनों बैरियर्स हैं जिसकी सहायता से हम यूएसए के वीट को आने से रोक सकते हैं इंडिया की मार्केट में। ये सिर्फ देखो एक एग्जाम्पल है आउटपुट सब्सिडी का। दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। इंडिया में किसान ने वीट प्रोड्यूस किया और हम चाहते हैं कि वो वीट दूसरे देशों में जाए ट्रेड होने के लिए। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ अच्छे प्रोविजन कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट पर खर्चा नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता प्रोवाइड होगा किसानों को उनकी फसल पहुंचाने के लिए पोर्ट तक, या फिर और हमारे देश से यूएसए तक अगर वो वीट जाएगा तो उस पर भी कुछ ना कुछ रियायत दी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ये प्रोविजंस जो होंगे वो आउटपुट सब्सिडीज होंगे। अब सबसे लास्ट में है फूड सब्सिडीज। 4 प्रकार की सब्सिडीज हमने डिस्कस करनी थी। एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज डिस्कस कर ली, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज डिस्कस कर ली, आउटपुट सब्सिडीज, और सबसे लास्ट में है अब फूड सब्सिडीज। फूड सब्सिडीज का कंसेप्ट देखो सिंपल है। सरकार जो एमएसपी अनाउंस करती है हर एक सीजन से पहले और बोलती है कि इस रेट पर हम आपकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए तैयार हैं हार्वेस्टिंग के बाद। तो सरकार जो फसल प्रोक्योर करती है, काफ़ी सारे एम होते हैं। हमने एमएसपी के टॉपिक में डिस्कस भी किया था, किसानों को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दूसरा एम हमने उस समय यह भी डिस्कस किया था कि गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया जा सके बाद में। फॉर एग्जाम्पल
₹1 किलोग्राम के हिसाब से वीट मिलता है, 2 किलोग्राम के हिसाब से राइस मिलता है। और अब इवन ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी वीट और राइस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने जो वीट और राइस प्रोक्योर किया है किसानों से, उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है और उस चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। तो ये जो सब्सिडी है वो है फूड सब्सिडीज। समझ गए ना? यानी एमएसपी को अनाउंस करती है सरकार और किसानों से वीट और राइस को, खासकर 2 फसलों को प्रोक्योर करती है, बफर मेंटेन करती है, यानी अपने गोदाम में स्टोर करके रखती है वीट और राइस को। उस स्टोरेज की सहायता से अगर मार्केट में कल को वीट और राइस के दाम बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो रिलीज कर दिया जाता है। और इवन उसी बफर स्टोरेज की सहायता से गरीब लोगों को ₹1 ₹2 के हिसाब से अनाज उपलब्ध करवाया जाता है सस्ता। ये है फूड सब्सिडी। ये एक प्रकार से एक्सप्लिसिट सब्सिडी है, क्योंकि हर साल बजट में प्रोविजन होता है फूड सब्सिडी का। अब नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट के आधार पर भी एग्रीकल्चर सब्सिडी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है, पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में किसान को इनडायरेक्टली लाभ मिलता है। फॉर एग्जांपल, सरकार सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, सस्ता पानी उपलब्ध करवाती है सरकार, तो किसान को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। तो एक एक करके दोनों तरह की सब्सिडीज की हम बात करते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी, जैसा हमने डिस्कस किया, पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। डायरेक्ट सब्सिडी देखो किसी भी चीज़ के लिए दी जा सकती है सरकार के द्वारा, जैसे माइनर इरिगेशन के लिए दी जा सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए दी जा सकती हैं, क्रॉप हस्बेंड्री के लिए, सोइल कंजर्वेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अगर किसान को किसी नेचुरल कैलमिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल स्टॉर्म की वजह से नुकसान हुआ है, साइक्लोन की वजह से, तब भी दी जा सकती है, सूखे में भी दी जा सकती है, बाढ़ में भी दी जा सकती है। पैसा डायरेक्टली पहुंचेगा किसान के बैंक खाते में। ये है हमने डिस्कस की डायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी के फायदे क्या क्या हैं? काफ़ी सारे फायदे हैं। देखो, डायरेक्ट सब्सिडी के काफ़ी सारी सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मनरेगा और एलपीजी के लिए सब्सिडी देने के लिए पहल स्कीम। काफ़ी इसके फायदे देखने को मिले हैं। करप्शन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल फ़ोन, तीनों के कम्बिनेशन से तो एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लीकेजेस नहीं होती। पहले तो क्या हुआ करता था, जो लोग मर गए होते थे उनके नाम पे भी सब्सिडी ली जाती थी। फर्जी सब्सिडीज लेने वाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन इस प्रकार से जब से डिजिटलाइजेशन आया है और डायरेक्टली बेनिफिशरीज के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचती है, तो लीकेजेस काफ़ी कम हो गया है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखो, अगर डायरेक्टली पैसा जाता है किसान के खाते में, तो इससे रीजनल बैलेंस को प्रमोट किया जा सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स के प्राइस को कम किया जा सकता है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जा सकता है। किसानों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है, किस फसल को उगाना चाहिए, किसे नहीं उगाना चाहिए, किस इनपुट का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किस इनपुट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे काफ़ी बार किसान पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर पानी का रेट सरकार कम कर देती है, लेकिन अगर सीधा पैसा किसान के खाते में डाल दिया जाए कि भाई आपको हम ₹200 पानी के दे रहे हैं, आप इससे अपनी फसलों को पानी दे दीजिएगा ₹200 1 महीने के हिसाब से, तो किसान बचत करने की कोशिश करेगा पानी की, क्योंकि किसान को पता है सिर्फ ₹200 मिले हैं एज ए सब्सिडी के तौर पे, तो हम अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते उस चीज़ का। लेकिन डायरेक्टली सरकार के द्वारा रेट कम कर दिया जाता है, तो किसान अंधाधुंध उस चीज़ का इस्तेमाल करने लगता है। ना सिर्फ इससे नेचुरल रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है, बल्कि किसान अपने खेत की मिट्टी का भी नुकसान कर बैठता है। फर्टिलिटी उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हमने फ़ायदों की बात की। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। देखो, आपको पता है हमारे देश में अभी भी इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो इससे एग्रीकल्चर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कंट्री में प्रभावित हो सकते हैं अगर डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पैसा डाला जाए। दूसरा, देखो, कोई ज़रूरी नहीं ना कि अगर सरकार देखो पानी के लिए किसान को 1 महीने में ₹200 दे, कोई ज़रूरी नहीं कि किसान पानी के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा।
हो सकता है किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल कर ले और बाद में फसलों को पानी देने के लिए किसान के पास पैसा ना बचे, या फिर अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदने के लिए सरकार ने पैसा दिया है किसान को, तो हो सकता है किसान किसी दूसरे पर्पज़ के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर ले और अच्छी क्वालिटी के सीड्स को खरीदने के लिए पैसा बचे ही ना। तो इससे एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो प्रभावित होगी, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। इससे देखो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। लास्ट पॉइंट, जैसा हमने देखो डिस्कस किया, अवेयरनेस काफ़ी कम है। सरकार अगर किसानों के बैंक खातों में डायरेक्टली पैसा डाल देती है तो हो सकता है उस पैसे का इस्तेमाल हो जाए नॉन प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे घर में कोई लड़कियों की शादी करनी है उनके लिए, या फिर ऐसे दूसरे किसी सोशल काम के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए उस पैसे का इस्तेमाल ना हो। काइंड ऑफ मिलता जुलता पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये नुकसान है डायरेक्ट सब्सिडीज़ के, अगर डायरेक्टली पैसा किसान के बैंक खाते में डाला जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का मतलब देखो आप समझ ही गए होंगे। डायरेक्टली किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली पेमेंट नहीं दी जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इनडायरेक्टली फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा रहा है? फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम कर दिए किसानों के लिए, वाटर के दाम कम कर दिए, बीज सस्ते उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? डायरेक्टली किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के दाम किसानों के लिए कम कर दिए गए हैं। ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है, इनडायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखो इसके फायदे भी हैं अपने और नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदे तो देखो ये है, इस प्रकार की सब्सिडीज देके सरकार प्रायोरिटी एरियाज को डेवलप कर सकती है, यानी जो एरियाज डेवलप होने चाहिए उन एरियाज को डेवलप सरकार के द्वारा किया जा सकता है इस प्रकार की सब्सिडीज देकर। दूसरा फायदा देखो, ये सारी सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज जैसे सस्ती बिजली देना, सस्ती पानी देना, ये सब्सिडीज सरकार के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट की गई थी कि फूड सिक्योरिटी हमारे देश में इंश्योर करनी है। सरकार ने टारगेट फिक्स किए थे और उस टारगेट के हिसाब से ही सरकार इनडायरेक्ट सब्सिडीज देती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को देखो ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके फार्मर्स की जो नॉलेज है वो इंक्रीज की जा सकती है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। देखो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की डीमेरिट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सस्ता पानी किसानों के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है, सस्ती बिजली देती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल किसान के द्वारा किया जाता है। अब देखो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किसान के द्वारा किया जाएगा तो किसान ऐसी फसलों को उगाना स्टार्ट कर देगा जो यूजली वहाँ पे नहीं उगाई जाती है। लेकिन किसान को सस्ता पानी उपलब्ध मिलना स्टार्ट हो गया तो किसान को लगने लगा कि अब राइस को उगाया जा सकता है, क्योंकि पानी ज़्यादा उपलब्ध है, सस्ता उपलब्ध है, राइस को उगाएंगे तो ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन इससे क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टोर्ट हो जाता है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। देखो पानी सस्ता हुआ तो क्या हुआ, बहुमूल्य कीमती रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हनन होने लगता है अगर इस प्रकार से सरकार इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तीसरा, देखो बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज का। वो किसान जिनके पास अच्छा खासा पैसा उपलब्ध है, उनको भी सस्ती बिजली मिल रही है, उनको भी सस्ता पानी मिल रहा है, जबकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा जो फायदा ले जाते हैं इस प्रकार की सब्सिडीज का वो बड़े किसान ले जाते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इस प्रकार की सब्सिडीज का कम फायदा हो पाता है। तो ये हमने डीमेरिट्स डिस्कस किए इनडायरेक्ट सब्सिडीज के। तो मोड ऑफ पेमेंट के आधार पर हमने दो तरह की सब्सिडीज डिस्कस की, कौन कौन सी? डायरेक्ट सब्सिडीज और इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो अभी फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।